तो डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरे को ये कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। तो जरा देखिएगा कि अरे मेरा भी यही हाल चल रहा है बहुत दिनों से, आवाज नहीं समझ में आ रही है ना। समझ सकती हूँ सर आपका दुख। बहुत बुरा हाल है, ये पूरा जकड़ा पड़ा है। हाँ फिर देखिए जब डाइपोल की बात करते हैं तो डाइपोल यहाँ पर तो चार्ज है -q और यहाँ पर चार्ज है +q, और जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस तरफ जाता हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाता हुआ है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज सारा का सारा इधर कंसंट्रेटेड है और पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा इस तरफ है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज सारा इस तरफ है। तो अब हम ये कहेंगे, ये हमने जैसे पहले वाले चैप्टर में भी देखा था, तो वहाँ पर क्या देखा था हमने कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क है, इसमें जो टॉर्क है हम वो टॉर्क निकालना चाहते थे। अब मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। तो अब आप ये देखिए बहुत कुछ ये मिलता जुलता है जैसा हमने पिछली बार फर्स्ट वाले चैप्टर में करा था। तो हम ये कहते हैं कि चार्ज में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फोर्स आ जाता है। तो ये जो फोर्स है इधर ये लगेगा -q × E, ठीक है। ये मत सोचना कि -q में E मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये फोर्स लेफ्ट की डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव साइन आया है। और ये वाला जो है ये हो जाएगा +QE, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए +QE, ये तो फोर्स है, ठीक। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो डाइपोल होता है, डाइपोल का जो लेंथ है वो मैं कितना लेता हूँ, 2a लेता हूँ। इसकी लेंथ मैंने 2a ले ली। अच्छा जी, उसके बाद नेगेटिव जो चार्ज है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ हमारा होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके बाद ये जो एंगल है इस वाले एंगल को हम लेते हैं थीटा। तो ये जो मतलब जो यहाँ पर टॉर्क डेवलप होगा वो टॉर्क किसकी वजह से डेवलप होगा, एक कपल की वजह से। ये जो प्लस बनाए हैं ये इसलिए बनाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रीजन से नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए तो ये +q उस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये -q जो रखा हुआ है ये इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस तरफ है ना। तो अल्टीमेटली ये इसको ऐसे घुमाएगा और ऐसे घुमाकर ये इसको यहाँ पर लाकर ना रोक देगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारा हाथ ऐसे और ये हाथ बस ऐसे हो गया तो तब भी मैं ये कहूँगा कि ये रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब पूरा ही घूम जाए, वो ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ा भी घूमता है तो मैं उसको भी रोटेशनल मोशन बोलूँगा, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब देखिएगा एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है। जब सेम तरीके की फोर्स एक इधर और एक इधर लगती है, जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है। सोचिएगा कि साइकिल में अगर मैं एक ही पैर से बहुत जोर से कोशिश करूं और दूसरे वाला जो पैर है उससे फोर्स थोड़ी कम लगाऊं तो मेरे एक पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि हम बराबर फोर्स लगाते हैं दोनों पैरों से, चाहे आप मतलब राइट हैंडेड हो चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो, दोनों पैरों से बराबर फोर्स लगती है, उसको कहते हैं कपल। तो ये कहलाएगा कपल, क्योंकि इतनी ही फोर्स इधर लग रही है, इतनी ही फोर्स इधर लग रही है। तो कपल जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है उसमें जो ये फोर्सेस होती है ना इक्वल एंड अपोजिट, इनके बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये 2a sin थीटा है, ये हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। नहीं तो आप समझ लो sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी और ए सी क्या है, 2a है, तो मैं ए बी निकालना चाहता हूँ, वो हो जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, अच्छा जी, तो इस तरह से ये वाला तो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल सेम है जैसे टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अ डाइपोल फर्स्ट चैप्टर में था, बिल्कुल वही है सेम। यहाँ तक आगे चलते हैं, थ्योरी भी बिल्कुल सेम वही है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स डाइपोल मोमेंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड, ये सारी चीज़ें वही हैं। फिर ए बी हमने निकाला 2a साइन थीटा, ये भी वही है। पेज नंबर 21 पर आ जाइए। फिर टॉर्क निकाला तो टाउ जो है वो पी ई साइन थीटा होता है, ये भी हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं कि टॉर्क कैसे निकाला जाता है। अब आगे की कहानी देखनी है। इफ द डाइपोल is rotated through a small angle d theta against the torque acting on it, then the small work done is। अब क्या है, अब ये है कि जैसे टॉय कार होती है बच्चों की, वो वाली टॉय कार देखिए जिसमें चाबी भरते हैं, ऐसे घुमाते हैं और फिर वो खुलती हुई चली जाती है। होता क्या है कि उसमें ना स्प्रिंग होता है और वो जो व्हील है, व्हील के साथ वो स्प्रिंग अटैच होता है। अब स्प्रिंग ना, हाँ, स्प्रिंग ऐसे घूमना चाहता है, आगे की तरफ घूमना चाहता है। ठीक, आपने क्या करा, आपने उसको पीछे घुमा दिया। तो जब आप किसी भी चीज़ को पीछे की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो नहीं जाना चाहता, आप उस डायरेक्शन में करोगे तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। वो रीस्टोरिंग फोर्स, आप स्प्रिंग को टाइट कर रहे हो और स्प्रिंग लूज रहना चाहता है, तो वो धीरे धीरे लूज होता है। और जब वो धीरे धीरे लूज होता है, घूम घूम कर लूज होता है, तो उसके साथ व्हील्स कनेक्टेड होते हैं, व्हील घूमते हैं, ऐसा होता है। सेम जो एरो और बो है, तो जो बो होता है, धनुष जो होता है, धनुष का जो स्ट्रिंग है वो हमेशा स्ट्रेट रहना चाहता है, बिल्कुल टाइट कर दिया जाता है उसको सीधा। अब आप उसको पीछे खींच रहे हैं, तो जब आप उसको पीछे खींचेंगे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आना चाहता है, तो वो वापस आगे की तरफ आएगा। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है, उसके आगे एरो लगा देते हैं, वो एरो को भी पुश कर देता है। ठीक है, तो जब भी कभी हम किसी भी चीज़ को उसकी ओरिजिनल पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर देते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल ऐसे होना चाह रहा है, हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसके अंदर और एनर्जी आ जाएगी कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं उधर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा घुमा रहे हैं ऐसे, कितना एंगल, थीटा एंगल। तो इफ वी rotate the dipole in anti-clockwise direction, through a small angle d theta, then small amount of work done, ये कितना हो जाएगा, dw is equal to tau d थीटा। ये समझ में आ गया, टाउ डी थीटा। देखिए क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जब हमारे पास फोर्स नहीं होता ना, रोटेशनल फोर्स को मैं टॉर्क बोलता हूँ। तो रोटेशनल फोर्स इनटू रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सभी को जुकाम हो रहा है क्या? तो जब रोटेशनल फोर्स की बात करी जाती है तो रोटेशनल फोर्स को कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क में हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगल जो है वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये रोटेशनल फोर्स है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन के इक्वल। dw इज इक्वल टू PE साइन थीटा। हाँ नहीं, डाइपोल मोमेंट जो है वो होता है स्मॉल p, उसको क्या कहते हैं, Q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, वो नहीं है। क्या कह रहे हो, मूवमेंट बोल रहे हो क्या, मूवमेंट बोल रहे हो, अच्छा सुनाई नहीं, मेरे कान भी बंद हो रहे हैं मेरे गले के चक्कर। तो मूवमेंट, हाँ, इसको डाइपोल का मूवमेंट बोल सकते हैं। तो डाइपोल जो है, डाइपोल ऐसे सीधा ऐसे या ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, डाइपोल ऐसे मूव कर रहा है।
तो डाइपोल का मूवमेंट कहा जा सकता है इसको, कि वो कितना एंगल कितना उसने मूव करा, ठीक है ना। तो पी ई साइन थीटा डी थीटा यहाँ तक हो गया। मैं वर्क डन निकाल क्यों रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा यही होता है कि हम वर्क डन निकालते हैं और फिर ये बोल देते हैं लास्ट में कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, ये होता है। तो अब आप देखिएगा, द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल θ1 विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू θ2 विल बी, तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि ओरिजिनली मान लीजिए एंगल थीटा नहीं था, θ1 पर था ये, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, कहाँ तक शिफ्ट कर दिया, θ2 तक कर दिया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे θ1 से θ2, आगे ये तो समझ गए ना, जैसे dx का इंटीग्रल x होता है तो dw का इंटीग्रल w हो जाएगा। अब ये PE जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कैसे पता चलता है, d के साथ जो टर्म लिखा हुआ है बस वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। PE बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, θ1 से θ2। अब साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस थीटा, तो PE कॉस थीटा, θ1 से θ2। अब ये इधर आ जाएगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाता है, cos θ2 माइनस cos θ1। अब क्या करेंगे, ये ठीक करो, मैंने गलत लिख दिया, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये cos θ2 माइनस cos θ1 ही रहा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद पता है क्या है, ये डाइपोल को मैं रखूँ कहाँ पर, ये ऐसा रहता है कि भाई हम ना इसका डाइपोल का मूवमेंट जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं कि किधर को घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। तो इधर को रखेंगे तो फिर ये है कि भाई आप तो पहले ही उसको उधर चलाना चाह रहे हो, नेगेटिव की तरफ जहाँ वो जाना चाह रहा है। इसको इधर रखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई तुमने पहले ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी भर दी, क्यों, क्योंकि आपने इसको ऐसे घुमा दिया तो पॉजिटिव पूरा पागल हो चुका है इस टाइम के मैं इस पॉजिटिव को रिपेल करूंगा, और ये जो नेगेटिव है ये इस नेगेटिव को रिपेल करना चाह रहा है। तो आपने तो पहले से ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा भर दी है ना। दोनों कंडीशन में नहीं रखेंगे तो हम ये कहेंगे ठीक है, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, इसको ना डाइपोल को ऐसे रखेंगे सीधा, ना इसकी तरफ झुका हुआ ना इसकी तरफ झुका हुआ। हाँ भाई, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है ना, ये ऐसे, तो इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पर। तो इसका मतलब हम θ1 ओरिजिनल जो एंगल है, इनिशियल एंगल है, उसको हम 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो अब क्या करा, इस नेगेटिव को अगर अंदर ले गए ना, ये जो नेगेटिव साइन है इसको अंदर ले गए तो ये हो जाएगा cos θ1 minus cos θ2, ये हो गया। If initially the dipole is oriented perpendicular to the field, so θ1 is equal to 90 degree, and then brought to some orientation making an angle theta with the field, यानी कि θ2 is equal to theta, then potential energy of the dipole is, मैंने आपको बताया ना कि ये हमारा इनिशियल एंगल है, इसको नेगेटिव को अंदर ले गए और दिस वर्क डन इज, हाँ, चेंज करने के बाद का एंगल, ठीक है ना। तो वो इनिशियल एंगल हो गया θ1, जैसे यहाँ पर तो हमने कुछ नहीं, यहाँ तो थीटा ही ले रखा है, हमने कहा इनिशियली अगर वो θ1 पर था और थोड़ा सा उसको शिफ्ट करा तो वो θ2 पर पहुंच गया, तो θ1 इनिशियल एंगल, θ2 फाइनल एंगल, ठीक है। अब हमने कहा कि यार इनिशियल ने ऐसे नहीं रखना है इसको, ये तो उधर ही जाने को तैयार है, तो इस पर तो ऑलरेडी टॉर्क लगा हुआ ही है, फोर्स लगा हुआ ही है,
आप इसको बीच में रख दीजिए, बीच में रखेंगे तो θ1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब जब θ1 90 डिग्री हो जाएगा, PE cos 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री हो ही गया, तो फिर θ1 और θ2 रखने का क्या फायदा, तो θ2 को थीटा ही बोल दिया, तो ये हो गया cos थीटा। अब cos 90 होता है 0, तो PE इंटू माइनस cos थीटा माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos थीटा, तो U इज इक्वल टू इसको माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर बोल सकते हैं, ये समझ गए। ए बी cos थीटा क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो इसलिए माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। स्पेशल केसेस देख लीजिए, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्पेशल केसेस, हाँ नहीं, इनिशियल जो एंगल है, इनिशियल एंगल हमने पहला इनिशियल एंगल हमने 90 डिग्री लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कहा कि अब हल्का सा आगे शिफ्ट करा, तो वो जो हल्का सा आगे शिफ्ट करा हुआ θ2 है, उसको थीटा बोल दिया, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये जो आपका डाइपोल है ये स्टेबल रहना चाहता है और इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये डाइपोल ऐसे हो जाए, ये क्या हो गया, ये डाइपोल ऐसे हो जाए, ठीक है, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर चुपचाप बैठ गया, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर चुपचाप बैठ गया, तो स्टेबल हो गया। वही पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाना चाहता था, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, तो स्टेबल हो गया। अब ये कहीं मूव वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि थीटा एंगल कुछ है ही नहीं, थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमने करा क्या, हमने इनिशियल एंगल तो वही रखा था 90 डिग्री, अब हमने क्या करा, हमने फाइनल एंगल इसको ऐसे घुमा दिया, यानी कि थीटा को 0 डिग्री कर दिया। तो इस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, खुद बताओ, होगा ही नहीं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कुछ, माइनस PE cos 0, cos 0 होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में चली गई, समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में चली गई। पोटेंशियल एनर्जी कुछ करने के लायक नहीं है, उल्टा पोटेंशियल एनर्जी कह रही है कि तुम जब तक कुछ वर्क नहीं करोगे ना, तब तक मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हूँ, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, हमने तीर को खींच रखा है, मतलब उसको धनुष को खींच रखा है ऐसे करके, तब तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जबरदस्त है कि बेटा हाथ छोड़, मैं निकल के भागा, ठीक है, तब तो ऐसा रहता है। अब आपने क्या करा, आपने जो उसकी स्ट्रिंग है ना, उसकी स्ट्रिंग को ही ढीला कर दिया, वो ढीला पड़ा हुआ है स्ट्रिंग बिल्कुल चुपचाप, तो अब क्या है कि वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह गई उसकी, 0 नहीं है, नेगेटिव हो गई पोटेंशियल एनर्जी। मतलब स्ट्रिंग कह रहा है कि बेटा पहले मेरे को जरा टाइट करो, 0 पर लेकर आओ, ठीक है। जब उसको बिल्कुल टाइट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। अब आप थोड़ा सा पीछे खींचो, तब आप कहेंगे कि हाँ भाई अब पोटेंशियल एनर्जी हुई है। पोटेंशियल का मतलब ही है पोटेंशियल टू डू समथिंग, कैपेसिटी टू डू समथिंग, तो कैपेसिटी ही नहीं बची इसके अंदर, ये कुछ करने के लायक ही नहीं रहा है, तो सो रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये सो रहा है, रेस्ट में आ गया है, तो ठीक है। अगला देखिएगा, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी का मतलब क्या है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब हम ये कहेंगे कि भाई आपने इसको बीच में रोक रखा है, तो आपका θ1 तो 90 डिग्री था ही, आपने θ2 भी इसका 90 डिग्री रखा, मतलब आपने इसकी एंगल चेंज करा ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, जीरो एनर्जी वाला केस, तो U इज इक्वल टू माइनस PE cos 90, cos 90 होता है 0, U इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है, ठीक है। जीरो एनर्जी मतलब आपने उसको कहीं शिफ्ट ही नहीं करा, जैसे सीधा रखा हुआ था सीधा ही रहने दिया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही छोड़ दिया, मतलब
जो दूसरा एंगल है ना थीटा 2, मैंने थीटा 2 को थीटा लिया, तो जो थीटा 2 है आपने कहा वो भी 90 डिग्री, मतलब आप एंगल चेंज ही नहीं कर रहे हो, जितना है उतना ही है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से रहेगी उसके अंदर, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला देखिए पेज 23 पर, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा देखो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला क्या है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये है कि जो डाइपोल है, इस डाइपोल को घुमाकर हमने ऐसे कर दिया, अब ये अनस्टेबल हो गया बहुत बुरी तरह से। कैसे भाई, पॉजिटिव है, पॉजिटिव को बिल्कुल पॉजिटिव के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो दोनों में झगड़ा है बहुत बुरी तरीके से। नेगेटिव को नेगेटिव के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो दोनों में झगड़ा है, तो वो इसको रिपेल करना चाहेगा, वो उसको रिपेल करना चाहेगा, तो इसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर थर्ड केस जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई, और कॉस 180 होता है -1, u इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, बस अब इसके न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ। ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का इनिशियली एंगल कितना था, इनिशियली तो 90 डिग्री था, थीटा 1, अभी हमने उसको घुमा दिया। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो एंगल बना रहा है वही एंगल थीटा है, तो हमने कहा कि ऐसे है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है तो फिर वो कुछ एंगल बना ही नहीं रहा है, इसको ऐसे 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 करा 90 डिग्री, ऐसे कर दिया तो 180 डिग्री, तो थीटा 180 डिग्री हो गया। तो जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो ये प्लस क्यू जो है ना, इट विल फेस टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो कंटिन्यूअस इस पोजीशन में होगा कि वो उसको रिपेल करता रहे। इसी तरह से ये जो जब इसको घुमाकर इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाएगा। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर आमने सामने आप कोशिश करो चिपकाने की, चिपका ही नहीं सकते,
कितनी भी कोशिश करो, आपको नहीं मैं चिपका लूंगा, तो चिपकाओगे तो सीधा नहीं बैठेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो जाएगा, ऊपर नीचे को स्लिप करेगा, वो चिपकेगा नहीं। और जैसे ही आप हटाओगे ठक से उल्टा पलट कर वहां से चिपक जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल है ही नहीं। और अगर आप नॉर्थ को साउथ के साथ चिपका दोगे चुपचाप पड़ा रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये वही चीज है कि पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव के सामने लाकर खड़ा कर दिया, वो स्टेबल है ही नहीं, अनस्टेबल है। ठीक है ना, समझ गए। तो उस केस में इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, पीई। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो गई पीई। बताइए जी, क्लियर है? चलूं आगे शंकी। अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन देखिएगा। डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges, 7 microcoulomb and minus 2 microcoulomb, and with no external field placed at minus 9 centimeter, comma 0, 0, 9 centimeter, comma 0, 0 respectively. अब ऐसा होता है कि ये जीरो है और चलते चलते यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस 9 सेंटीमीटर कॉमा 0, 0। तो जब ऐसे लिखा रहता है ना, कॉमा करके लिखा रहता है, तो इसका मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ ये वाला है 9, 0, 0, और इतने ही डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट है माइनस 9, 0, 0। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस, 7 माइक्रोकूलम एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम। 7 माइक्रोकूलम, ठीक है, अच्छी बात है। 7 माइक्रोकूलम हो गया Q1, और दूसरा रखा हुआ है माइनस 2 माइक्रोकूलम, तो Q2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इधर, 9 सेंटीमीटर इधर, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है 2 पॉइंट चार्जेस के केस में। तो आप ये देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये मैंने डिराइव करा था लास्ट क्लास में, चाहे तो आप नोट्स में देख लीजिए, पेज नंबर 2 पॉइंट चार्जेस वाला जो है, ये है पेज नंबर 19 पर, बिल्कुल ऊपर की तरफ है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, 19, पेज नंबर 19 पर सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है। R12 का मतलब है चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच का डिस्टेंस। अब ये क्या हो जाएगा भाई, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। Q1 कितना हो जाएगा, 7 माइक्रोकूलम, यानी कि 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6। Q2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइक्रोकूलम, तो माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.18, है ना, 0.18, ये हो गया। तो अब जरा देखिएगा, ये 7 2 ज़ा 14 और 14 9 ज़ा 126, माइनस का 126 मल्टीप्लाइड बाई
10 की पावर 9 और ये -6 10 की पावर -12, 9 -12 -3, ठीक। हाँ, अरे 9 है, -6 -6 -12, ठीक। अच्छा, और हमने वैसे इसको करने में जल्दी कर दी, 18 से भी डिवाइड हो जाता, चलो बाद में कर लेंगे अभी। अब ये है और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास है 0.18, तो डेसिमल गया, ऊपर आ गया 100, 18 7 जा, तो -7 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3, 10 की पावर 2, -7 इंटू 10 की पावर -1, या फिर आप ऐसे कर दीजिए -0.7 जूल। -0.7 जूल, ये इसका आंसर है ए पार्ट का। ठीक है जी, तो ए का तो है -0.7 जूल। उसके बाद जरा बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में बोल रहे हैं हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट। अब एक चीज होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है 11th क्लास की? वैसे याद नहीं होगी, छोड़ो, मैं करवाता हूँ बी पार्ट में। इनिशियली ये जो दोनों चार्जेस हैं, अरे क्या हो, बड़ी हंसी आ रही शैंकी, क्या हम बताओ क्या होता है? बस ये याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये ठीक है। चलो अब जरा देखो, क्या कह रहे हो? थोड़ा बता दोगे तो याद आ जाएगा। अच्छा अभी बता रहा हूँ। चलो जी, अब ये क्या कह रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए हमको काइनेटिक एनर्जीज दे रखी होती तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज, क्या हो गया, बहुत दिनों में मिली हो क्या? अच्छा, तो थोड़ा बाद में कर लेना, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखिए वर्क डन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जीज होती तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज करते तो भी वर्क डन आ जाता। अब क्या है कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कुछ हो जाएगी, तो मैं ऐसा लिखूंगा UF माइनस UI। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इन्फिनिटी माइनस का 0.7। मेरी बात समझ में आ गई? यही जो दोनों चार्जेस हैं, इन्हीं दोनों चार्जेस को खींच कर हमको कहाँ कर देना है? इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया। जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आता है तो पूरा टर्म जो है जीरो हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, जीरो, और माइनस माइनस इज प्लस। अभी बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि पहला केस तो ये दिया था कि ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर -900 पर रखा है, दूसरा चार्ज +900 पर रखा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर हो गया। तो उस केस में मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकाल दी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, मुझे जो चार्ज है वो अपने साइन के साथ ही लेना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर -2 लिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूँ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो इस वजह से ये माइनस का 0.7 जूल आ गया। अब वो कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों चार्जेस को खींच कर ना एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पर ले जाना है, तो उसके लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा कि जब वो इनफाइनाइट दूरी पर होंगे तब उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? होगी ही नहीं कुछ। क्यों?
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इन्फिनिटी। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियली उसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 माइनस माइनस 0.7 प्लस 0.7 आ गया। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखता हूँ मैं, इसका सी पार्ट देखेंगे। हाँ, अब जरा देखिएगा, सी पार्ट में बोल रहे हैं, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। Suppose the same system of charges is now placed in an external electric field E। तो E कितना दे रखा है, A इंटू 1/r²। A इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ कूलम्ब मीटर स्क्वायर। नाइन इंटू 10⁵ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी। अब क्या है, अब ये सिर्फ दो चार्जेस नहीं है, अब ये सिर्फ दो चार्जेस नहीं है, मतलब ये दो चार्जेस तो हैं, पर ये दो चार्जेस ओपन स्पेस में नहीं रखे हुए, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, वो आर पर डिपेंड कर रहा है। ये तो कांस्टेंट है, वैल्यू दे रखी है कि, लेकिन वो आर पर डिपेंड कर रहा है, आर के स्क्वायर पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। अब आर क्या है, आर है पोजीशन, है ना, तो ये पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है। तो अब हम ये कहेंगे कि नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम of these two charges is equal to potential energy due to potential energy of Q1 due to E plus potential energy of Q2 due to E plus potential energy due to mutual interaction between Q1 and Q2, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 ड्यू टू E। तो E की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही होगी, अब वो कैसे निकालेंगे, वो हम ये कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर है तो भाई पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर है तो पोटेंशियल है। तो ऐसा करेंगे कि यहीं पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन r² में Q अपॉन R इंटू 1/r लिखूंगा, इज इक्वल टू ये क्या है, A अपॉन r²। एक R से एक R काट दो, समझ गए। तो ये क्या है, ये 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R, ये क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल। तो V क्या है, V है A अपॉन R, यानी कि V किस पर डिपेंड कर रहा है, V R पर डिपेंड कर रहा है।
और अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, भाई वर्क डन निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वर्क डन कैसे निकलेगा अगर मेरे पास पोटेंशियल आ गया? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल शुरुआत में पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, W/Q। तो अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा Q1 इंटू वी, ब्रैकेट में R लिख दो, क्योंकि दिस V इज डिपेंडिंग ऑन R। ये V जो है वो R पर डिपेंड कर रहा है। R क्या है? पोजीशन। मेरी बात समझ में आ गई? समझ गए? तो Q1 इंटू वी आर प्लस Q2 इंटू वी आर। यहां तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन Q1 एंड Q2। भाई पहले तो Q1 और Q2 के बीच में बस म्यूचुअल इंटरेक्शन ही था, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं निकाल चुका हूँ, -0.7। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए -0.7। -0.7 यहां तक बता दीजिए, यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कैसे निकलेगा? A/R करके। ठीक है। अब क्या होता है कि जब इन्होंने बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो सकता है कुछ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे इस तरह से, मान लीजिए इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो मतलब फैला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर थोड़ी रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा का पूरा रीजन है। तो ये ऐसे ही हो गया कि भाई ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज का डिस्टेंस बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब आप ये मान लो कि ये सेंटर पर है कहीं पर। ठीक है ना, सारा का सारा सेंटर पर कंसेंट्रेटेड है, सेंटर का मतलब यहाँ पर कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे, जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस रखे हुए हैं और आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो फिर ये जो आर है ना, ये आर आप क्या लेंगे, ये उसकी पोजीशन लेंगे। पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन -9 सेंटीमीटर है, इसकी पोजीशन +9 सेंटीमीटर है, ये लेंगे बस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू बताओ कितनी है? Q1 की 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10 की पावर -6, 7 इंटू 10 की पावर -6। V क्या है? A/R। तो A की वैल्यू अभी डाल देंगे, अभी फिलहाल बस A लिखो, क्योंकि दोनों में आएगा ये, तो कॉमन ले सकता हूं मैं उसको। तो A/R क्या लूंगा मैं? 9 इंटू 10 की पावर -2, या 0.09 ले लो, छोड़ो ना। अरे R से R बता रहा हूँ अभी, इस R से ये R, हाँ V जो है ना, V की वैल्यू ही A/R है। ठीक है। अच्छा, और अब क्या है कि ये V इंटू आर नहीं हो रहा है, ये मैंने लिखा है कि V R पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने, नहीं तो आप ये समझिए कि सिर्फ V लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो V R पर डिपेंड कर रहा है, बस इसलिए लिखा है VR, नहीं तो बीच में चाहे लिखूं मत उसको, Q1 इंटू V लिख दो, वो चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया A/R। ठीक। अच्छा, और ये जो, चलो एक स्टेप में अभी R ही लिखो, बल्कि R1 लिखो, R1 लिखो। और अगला हो गया Q2 कितना है हमारा? -2 इंटू 10 की पावर -6, और A/R2 माइनस का 0.7, ये हो गया। अब यहां से एक तो 10 की पावर -6 कॉमन लिया जा सकता है, एक A लिया जा सकता है कॉमन, तो A इंटू 10 की पावर -6, ब्रैकेट में मेरे पास बच रहा है भाई 7/R1 -2/R2, माइनस का 0.7। अब A क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए पहले, फिर बताता हूं आगे क्या करना है।
चले जी आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो आपको उसकी पोजीशन ही लेनी है। तो पोजीशन इसकी कितनी है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 9 सेंटीमीटर, तो आप 9 ही लेंगे। ये ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये भी 9, इस वजह से मैं 9 ही लूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में फैला हुआ है। पूरे में फैला हुआ है तो भैया आप कहाँ पर मानेंगे कि वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है? हम कहेंगे सिस्टम के सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, यानी कि ओरिजिन पर कंसंट्रेटेड है। तो ओरिजिन से कितनी दूरी, 9, ओरिजिन से कितनी, 9। तो यहाँ पर भी R1 भी 0.09, R2 भी 0.09। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेंगे, है ना, डिस्टेंस ही लेना है बस उसके अंदर। अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट होता, वेक्टर होता, है ना, तब मैं लेता उसको, तब मैं उसको नेगेटिव लेता, है ना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना था भाई, a इंटू 10 की पावर -6। अब a की भी वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -6, मल्टीप्लाइड बाई, अब ब्रैकेट में देखिएगा 7/R1, R1 कितना है, 0.09, तो 7/0.09 माइनस 2/0.09 माइनस 0.7, 0.09 भी कॉमन निकाल लो, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -1 रह गया, 0.09 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में 7 - 2 यानी कि 5 बचा, माइनस 0.7, डेसिमल गया तो ऊपर 100 आ गया, ये 9 से 9 कट गया, तो ये बचा केवल 10 इंटू 5 माइनस 0.7, 50 माइनस 0.7 कितना हो गया, 49.3 जूल। ये इसका फाइनल आंसर है, 49.3 जूल। ठीक है जी, इतना करिए। आगे के क्वेश्चंस जो है मैं ही कराऊंगा आपको कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 24 पर जो है स्क्वायर वाला, ट्रायंगल वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, पेपर में जरूर आएंगे। ठीक, तो बस आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ।